प्रणाम मैडम। उम्मीद की ज्योति श्रीमती ज्योति राणा जी हम सब की कार्यशाला का आज हिस्सा बन रही हैं। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपका अपने कार्यक्रम डॉक्टर सत्या होप टॉक्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद को अपनी युक्ति और अपना हथियार बनाने वाले कार्यक्रम में हम सब लोग शिक्षा के लिए बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से अन्य लोगों को भी अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करें। आज मैडम आपको अपने बीच पाकर हम सब धन्य हैं। दर्शकों को आपका परिचय कराते हुए हमें हर्ष है कि हम यह बता पा रहे हैं कि आपके पास अनेकों प्रतिभाएं हैं। आप बहुत अच्छे संस्कारों के साथ भारतवर्ष के हिमाचल प्रदेश के एक बहुत अच्छे दायित्व को निर्वहन करके समाज की सेवा कर रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस चैनल के माध्यम से आपने अनेकों विषयों पर मनोविकारों से लड़ने के लिए विभिन्न पहलुओं को व्यक्तित्व के टच किया है और आपके संदेशों से हम सब लोग बहुत ही प्रभावित हैं। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे मैडम कि खुशी की तलाश विषय पर बनाया गया आपका जो वीडियो था, उसको उस संदेश को बनाने के पीछे ऐसा क्या कारण था जो आपने इस विषय को चुना और इस कार्य को करने के लिए प्रेरित हुए। और इसी के साथ मुझे क्षमा करिएगा, मैं जन्म दिवस की बधाई देना भूल गया आपका स्वागत करने के चक्कर में। थैंक यू। आपको डिजिटली भेज रहा हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये लोगो है, जो एक हम लोगों का संस्कार है कि हम माँ सरस्वती को पहले प्रणाम करते हैं। प्लीज एक्सेप्ट इट। धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब, और सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनसे मुखातिब हो सकूं। और अभी आपने जैसे पूछा कि ये परसूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की तलाश, जो टॉपिक है, ये किस तरह से मैंने इस पे काम करना शुरू किया। बहुत पहले से मैं पब्लिक स्पीकिंग में रही हूँ और आजकल तो मेरा जो करियर प्रोफाइल है, जो मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ हिमाचल प्रदेश लोक प्रशिक्षण संस्थान में, वहां पर मैं सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती हूँ। तो वहां पर अब जब ये लॉकडाउन हुआ और ट्रेनिंग्स बंद हुई, तो उस वक्त मुझे लगा कि क्यों ना कोई ऐसा माध्यम ढूंढा जाए जहां पर आम जनता को की तक पहुंचा जा सके। और लाइफ स्किल्स के बारे में जो मेरा एक्चुअली टॉपिक रहता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी, लाइफ स्किल्स को मैं जरूरी इसलिए समझती हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज ऐसी है जिसके बारे में बात नहीं की जाती शुरू से ही। हम भी, जैसे आपने भी देखा होगा, जब हम बड़े हो रहे थे, जब बच्चे थे, हम लोग ये बताया जाता था कि ये बनना, वो बनना और ये सक्सेस है। लेकिन जो हमारी अपनी जो लाइफ स्किल है वो होती है हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो, किस तरह से हम फेलियर्स को डील करना सीखें, क्योंकि फेलियर लाइफ में हमेशा आते रहेंगे। हम सक्सेस देखते हैं किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की जब वो उस लेवल पे पहुंच चुका हो, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो उसमें कठिनाइयां आती हैं, उन सबको डील करके एक लेवल पे पहुंचा जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि हर मंजिल तक पहुंचना एक बात है, लेकिन उस रास्ते पे कॉन्फिडेंस से चलना जरूरी है और उसमें लाइफ स्किल्स ही काम आती है। तो ये खुशियों की तलाश मेरी फेवरेट पंक्तियां है, दोबारा बोलूंगी कि जंगल जंगल ढूंढता है मृग अपनी कस्तूरी, सबसे मुश्किल होता है तय करना खुद से खुद की दूरी। तो खुद को पाना, बारे में खुद को पाना, इस विषय पर मैंने हाउ टू गेट यू बैक एक ऐसा स्लोगन तैयार किया है। मैं उस सीरीज में काम भी कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों को जोड़कर चाहता हूं कि वो अपने आत्मविश्वास को खुद से प्राप्त करें। क्योंकि ये मानना है कि जब बचपन होता है तो आदमी एकदम निश्चिंत होता है और फ्लो करता है, बाद में धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो अपने को खो देता है। तो इस खोने और पाने के इस यात्रा में जब हम लोग कहीं न कहीं उलझते हैं, तब हमें एक ऐसे
हेल्प की जरूरत होती है, जिससे कि हम एक दूसरे को जानकर और फिर अपने आप पर कार्य कर सकें और अपने को पा सकें। आपके द्वारा इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है ऑनलाइन टीचिंग के समय में, जब बहुत सारी चीजें घर से ही प्रायोजित हो रही हैं, तब एज ए साइंटिस्ट हमने भी इस चीज को सोचा कि कैसे स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है, कैसे घर में बैठकर क्लिनिकल ट्रायल, चूंकि अभी समय लगने वाला है, हम लोग दवाओं के अनुसंधान से जुड़े हैं, हम लोगों को पहले से ही पता था कि कम से कम समय लगेगा, काफी लंबा समय लगेगा, और पूरी जनता को या अपने आसपास से जुड़े लोगों को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से अटैच किया जाए, इंगेज किया जाए, जिससे कि उनके मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आए और कम कुछ इंगेजमेंट आए, जिससे कि उनका एक स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रहे। और ऐसा करके हम लोग आप सभी से मिल पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता है। आपके द्वारा समाज बहुत में, अच्छा कार्य कर रहे हैं आप जी। थैंक यू, आपके द्वारा समाज के लिए अलग अलग पहलुओं पर कार्य किया गया है। युवा अवस्था में मुझे बताते हुए हर्ष है कि एक ब्रांड बनकर आपने अपने राज्य और बाद में अपने देश का भी प्रतिनिधित्व किया है। एक पर्सनल एबिलिटी को डेवलप करना, एक ब्रांड बनना, उसके लिए कठिन संघर्ष करना और फिर उसको अचीव करके फिर अपने लिए दूसरे मुकाम तय करना, बनाना, उसके लिए काम करना, एक निधि है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा का विषय है। जानकारी जब तक लोगों को नहीं होगी तब तक वो अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर काम नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति एक कैरियर बनाता है और बाद में वो लगभग अपने को पूर्ण मान लेता है, लेकिन नहीं, एक ही पर्सनालिटी में बहुत सारे व्यक्तित्व हो सकते हैं और उसको हमारे ऊपर है कि हम अपने ऊपर कितना काम करते हैं। आपकी अपनी कहानी जब लोग सुनेंगे हम लोगों के माध्यम से, तो निश्चित ही बहुत सारे लोग अपने जीवन में दूसरी लड़ाई के लिए तैयार हो पाएंगे, दूसरी चीजों के लिए तय कर पाएंगे। कृपया हमें बताएं कि कैसे आपने ब्रांड बनने की यात्रा, फिर उसके बाद कैसे आपने अपने कैरियर में चेंज लाया और उसको किया। डॉक्टर साहब, ये आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि एक ब्रांड बनाया। ऐसा कुछ नहीं है। जीवन के डिफरेंट पड़ाव थे जिनको पार करते गए। मेरे पिताजी एक आईपीएस अधिकारी थे और शुरू से वैसा माहौल देखा कि ऑफिसर बनना है और पढ़ाई में अच्छी थी शुरू से। जब मैं अपना मैं स्कूलिंग हिमाचल से किया और चंडीगढ़ में गई हूँ अपना ग्रेजुएशन करने। वहां पर अब मेरे माइंड में मॉडलिंग और इस तरह की चीजें कभी थी नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरा एक फॉर्म भर दिया मिस चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि मेरा कद काफी है, लगभग 6 फुट मेरा कद है। तो उन्होंने मेरा जब लेटर आया तो मुझे मालूम नहीं किए है, तो कहते हैं तुम मिस चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करो, तुम्हारे बहुत अच्छे चांसेस हैं जीतने के। अब घर में ना बताए मैंने जाके उसमें पार्टिसिपेशन का फॉर्म भर दिया। और जब पार्टिसिपेट कर रही थी तो लग रहा था कि घर में पता लगा तो शायद डांट पड़। तो जब पार्टिसिपेट किया, जिस दिन फाइनल इवेंट था और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, विनर थी मैं उसमें, तो मैंने एकदम देखा कि मेरे पिताजी वहां पर ऑडियंस में गए। तो मुझे देखकर घबराहट भी हुई, लेकिन उन्होंने आकर मेरी पीठ थपथपाई और बोले कि मुझे पता लग गया था कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो और मैं लिखने आया था, अगर जीत जाओगी तो आकर मैं तुम्हें मिल लूंगा, नहीं तो जब चलू जाऊंगा। इस तरह से शुरुआत हुई थी। उसके बाद मिस नॉर्थ इंडिया में पार्टिसिपेट किया, उसमें टाइटल मिला। फिर मिस फेमिना मिस इंडिया में फाइनलिस्ट तक गई। फिर काफी जगह मॉडलिंग की, कुछ रैंप शोज किए डिजाइनर्स के लिए। लेकिन साथ ही साथ मेरे पिताजी का एक वो कंडीशन था कि तुम्हारे मार्क्स कभी 75% से कम नहीं होंगे, अगर मॉडलिंग करना भी है तो पढ़ाई को मत छोड़ना बीच में। तो एक वो साथ साथ मेहनत पढ़ाई वाली भी चली रही और काफी नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला। लेकिन बैक ऑफ माइंड वही था कि मुझे फाइनली सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। तो एक टाइम आया जब मुझे चुनना था दो चीजों में से कि क्या मुझे इंटरनेशनल मॉडलिंग जाना है जिसके ऑफर्स थे, और अगर वहां चली जाती तो फिर वापस आना थोड़ा मुश्किल था। तो उस समय ये डिसीजन लिया। फिर वही बात कि खुद को जानो। मैंने खुद से पूछा कि मुझे एक्चुअली क्या करना है। तो फिर वो डिसीजन लिया और मैंने मॉडलिंग वर्ल्ड को टाइम अलविदा कहा, पढ़ाई की। पर मैं फिर कहूंगी कि दो जगह पे ध्यान रहने से फिर आप
कहीं ना कहीं आपका फिर वो पढ़ाई में उतना नहीं दे पाते आप। तो मैंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी में रैंक इतना अच्छा नहीं आया, अलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन। आवाज आवाज कहीं चली गई, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है लग रहा है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब बता चुके आ हैं, रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। जैसा कि हम सब बता चुके हैं कि पब्लिक स्पीकिंग, जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसमें अच्छे लोगों का, जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक ब्रांड के रूप में उभरना और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये एक बड़ा कार्य है, एक अच्छा कार्य है। आजकल जो कंटेंट हम लोग फेसबुक या यूट्यूब या ऐसे कंटेंट देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, बहुत सारा निगेटिविटी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केवल प्रमोशन पाने के लिए की जाती है। लेकिन किसी अच्छे चीज पर यदि इस तरह के एक्टिविटीज को, पार्टिसिपेट को लोग हम जोड़ें और उस कंटेंट को भरें, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया भी होगा। जो टॉक्सिसिटी फैल रही है उस प्लेटफॉर्म पे, उस पे हम लोगों का एक रोल है, एक प्रयास है। ऐसे ही सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सत्य नारी शक्ति विषय पर हम लोग कुछ कार्य करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे घर की महिलाएं अपनी पर्सनालिटी पे काम करें और अपने ऊपर काम करें, और कुछ कुछ जो चीजें वो कर सकती हैं, बहुत सारे समय को बचाकर 10-15 मिनट अपने लिए थोड़ा सा सीखने और फिर व्यक्त करने की इस कार्य में अपना योगदान दें। अपने बच्चों को तो पढ़ाती हैं, हो सकता है दूसरे बच्चों को भी थोड़ा सा पढ़ाएं, उसके माध्यम से उनको थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, कुछ स्ट्रेस कम होगा और माइग्रेन भी कम होगा, जो कि जी, घर में रहकर कभी कभी बाहर न निकलने से माइग्रेन महिलाओं को थोड़ा ज्यादा ही होता है, इंगेजमेंट न होने के कारण। ये साइंटिफिक स्टडी सिर्फ है। महिलाओं को? नहीं, मैं जी, ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन केवल महिलाओं को, पुरुषों को नहीं, नहीं? इंगेजमेंट यदि कम हुआ तो हर व्यक्ति को, इंगेजमेंट अगर कम हुआ तो हर व्यक्ति को थोड़ा सा जी, स्ट्रेस और माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग इस कार्यक्रम में आपका इस तरह से स्वागत कर रहे हैं और सहयोग मांग रहे हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, जिससे कि हम लोग और क्या क्या इसमें कर सकते हैं, और यही इसको हम लोग मानेंगे कि ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद है आपका। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो इसमें वही कि आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर लोगों को ट्रेन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल एम बिल्कुल। आई राइट? या जी, जी। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगी कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब केवल अच्छी अंग्रेजी बोलना नहीं होता, हम्म, जो हम लोग हमेशा मान लेते हैं कि बहुत अच्छी भाषा का आप अगर प्रयोग कर रहे हैं तो पब्लिक स्पीकिंग है। भाषा केवल एक माध्यम है। बात है कम्युनिकेशन स्किल का, मतलब आप अपनी बात को पहुंचा कैसे पा रहे हैं। उसका सबसे पहली जरूरत है बी योरसेल्फ। जो आप हो वो व्यक्त करो। जब भी हम किसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे या और हो जाना चाहेंगे, वो एक बनावट फिर दिख जाती है, और वो कभी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की कह सकते हैं स्किल नहीं हो सकती। तो आत्मविश्वास, एक बीइंग योरसेल्फ, और बात साथ ही साथ खुशियां बांटना एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। ओनली थिंग विच गेट मल्टीप्लाइड व्हेन डिवाइडेड। तो बिल्कुल जब भी जिसका भी प्रयास रहेगा कि वो किसी और के जीवन में खुशियां ला सके, अपने आप से वो अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना शुरू हो जाएगा। और जो आप सरदर्द और माइग्रेन की बात कर रहे हैं, ये भी तब मुझे लगता है कि ये चीजें तब होनी शुरू होती है जब आप अ, दुखी होना शुरू हो, तनावग्रस्त हो, और वो तभी होगा जब आप सिर्फ अपने अपने में, कहते हैं ना कि घुल रहा है आदमी जी या जी। इंसान। जब भी उस चीज को बांटने की कोशिश करोगे तो ना केवल अपना दुख कम होगा, दूसरी खुशियां भी बढ़ेंगी। इतना कहूंगी मैं बिल्कुल इस बात से। एकदम सही बात है, और ये बातें कहीं ना कहीं हमारी ही बात, जैसे मैंने पहले भी प्रयास किया है, लोगों को बताया है कि हमें कॉपी नहीं करना है, हमें अपनी यूनिकनेस को जी, आइडेंटिफाई करना है, हम कहाँ प्ले कर सकते हैं, हम किस चीज में बेहतर कर सकते हैं, जी, और
हम अपने पोटेंशियल को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऐड करना है। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करके हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने यूनिकनेस को फोकस कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मेरा साइंस सब्जेक्ट है, तो मैं उसी पर फोकस करूं, पहले उसको लेके आगे बढ़ूं, धीरे धीरे चीजों को उनके माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों को टीचिंग करो, थोड़ा बताऊं, क्योंकि सभी लोग टीचर नहीं बन पाए आज तक। लेकिन आजकल यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां अपने को लोग मौजूद कराकर बहुत सारे लोगों को टीचिंग भी दे रहे हैं और अपने लिए कुछ न कुछ एक उम्मीद खोज रहे हैं, एक दिशा तय कर रहे हैं। होपलेस नहीं होना चाहिए, आपका ये विषय है, आपने इस पे एक बहुत सुंदर टॉक प्रोवाइड किया है। होपलेस नहीं होना चाहिए, हमें प्रसन्न होने से कौन रोकता है। जब हमें लाइफ स्किल की जरूरत थी, जैसा कि आपने पहले ही लिखा बोला, हमें ट्रेनिंग नहीं दिया जा सका। इस विषय को लेकर आपकी वीडियो संदेश जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है, ऐसे खास विषयों को चुनकर हम सबका कार्य आपने आसान कर दिया है। जैसे यदि कहें हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत हो और बहुत सारे लोगों के टॉक्स की हमें जरूरत हो, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो आप जैसे लोग यदि अपनी बात इतने अच्छे कैरियर को रखते हुए समाज के लिए थोड़ा सा समय निकालें और बोलें, बस यही छोटी सी शुरुआत हम चाहते हैं सामान्य वर्ग के लोगों को भी, जिससे कि वो लोग अपने को अच्छा महसूस करें और बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनसे रिलेट कर पाए, लग पाए कि अरे ये तो मेरी जैसी ही है और इन्होंने जब किया है तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और आपके YouTube चैनल को हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगी होपलेस कैसे आदमी न हो इस विषय में, और कोई ट्रिक्स जिससे हम लोग फॉलो करें? होपलेस, आप देखिए, जो कहते हैं ना कि ना उम्मीद हो जाना, वो होता कब है इंसान? जब उसे लगता है कि उसके सपने जो उसने कभी देखे थे अपने लिए, वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले जानने की जरूरत होती है कि क्या वो सपने आपने खुद के लिए चुने हैं या फिर वो आप पर थोपे गए हैं। क्योंकि आप होपलेस किसी पोस्ट एस्पिरेशंस की वजह से हो रहे हो या फिर आपकी कहीं मेहनत में कमी हो रही है, उसके लिए फिर अगेन द बेसिक थिंग कम्स इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। होपलेस मैं उम्मीद छोड़ क्यों रहा हूँ? अभी हमने देखा इस कोरोना काल में भी बहुत बार हमने सुना कि किसी ने नाउम्मीद होकर सुसाइड कर लिया या किसी ने नाउम्मीद होकर डिप्रेशन में चला गया या उसने एंजाइटी की दवाइयां खानी शुरू कर दी। होप छोड़ना मतलब कि आपने गिव अप कर दिया। अब वही कहते हैं ना कि महानता कभी ना गिरने में नहीं है, महानता है कि आप हर बार गिर के फिर उठो। अब दोबारा उठने के लिए वो होप जो है, फिर एक कितनी बार हम सुनते हैं इंसान खाने के बिना काफी दिन रह सकता है, पानी के बिना कुछ दिन रह सकता है, इवन हवा के बिना कुछ मिनट रह सकता है, लेकिन उम्मीद के बिना एक सेकंड नहीं रह सकता। तो वो उम्मीद आपको जी, मुझे खुशी है कि मैं ब्रांड डेवलप कर रहा हूँ, मैं जो ब्रांड डेवलप कर रहा हूँ उसमें डॉक्टर सत्या होप टॉक्स रखा है और होप फ्रेंड की तरह अपने को बिहेव कर रहा हूँ और होप पे काम कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च होप पे चल रही है और जिसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एड्रेस किया और इसके सिग्निफिकेंस को बताया, कितना इंपॉर्टेंट है होप होना, इसके बारे में आपने बताया। आपके जीवन से हम सभी को प्रेरणा मिल रही है। बताएं 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 बताएं। हाँ, नहीं, मैं कह रही थी कि होप कब जिंदा रहती है? जब हम ये मान के चलें कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप कभी रेट्रोस्पेक्ट में देखें अपनी लाइफ को, जब हमें कभी लगा होगा कि ओहो इस टाइम तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया था या मैं फेल हो गया था या दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ हो सकता है वही सबसे अच्छा था। और आज हम जैसे हैं वो अच्छा होता गया, तभी ऐसे है ना। और इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो सबने हमेशा सुनी होगी, लेकिन कि हमेशा सब अच्छे के लिए हो। एक बार फिर अकबर बीरबल की वो स्टोरी नरेट करना चाहूंगी कि अकबर और बीरबल एक बार जा रहे थे अपने सैनिकों के साथ जंगल में, और वहां पर बीरबल हर पे कहते थे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो एकदम से बादशाह अकबर की उंगली कट जाती है और बीरबल कहते हैं कि जी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अकबर गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, कोई अच्छी बात है? तो अपने सैनिकों को कहते हैं चलो इसे बंदी बनाओ और जाकर इसे फांसी पे चढ़ा देना। सैनिकों ने लेकर चले जाते हैं।
बादशाह अकबर जाकर एक जंगल कर रहे थे कि उनकी उंगली कटी है, कहते अरे नहीं नहीं ये तो अपवित्र है, इनको जाने दो। वो दिलाते हैं तो एकदम उन्हें ख्याल आता है कि बीरबल ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो सोचते हैं कि अरे मैंने उसके साथ बहुत खराब किया। वो भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि बीरबल की तैयारी हो रही है। वो जाकर उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, तुमने तो ऐसा कहा था। तो बीरबल कहते हैं नहीं नहीं ये भी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो कहते थे तुम अजीब पागल हो, ये क्या बात हुई? कहते जी अगर मैं आपके साथ होता, कबीले वाले मुझे भी साथ ले जाते और फांसी चढ़ा दी होती। तो बात ये हुई कि किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ढूंढना हमारा काम है, लेकिन हम लोग जो अभी टॉक्सिफिकेशन की बात की कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि हमारा जो ध्यान है वो नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित होता है। होप, अब अगर एक कागज है, सफेद कागज, उसके ऊपर एक काली बिंदी लगी हुई है, हमारा पूरा ध्यान उस एक काली बिंदी के ऊपर होगा, उस खाली सफेद कागज में जो इतनी विशालता है, इतना वास्टनेस है, उस पर नहीं जाएगा। सो दैट इज नेगेटिविटी। थोड़ी सी भी आपके दिमाग को पूरी तरह से प्रदूषित कर देती। कीप द होप अलाइव। चूंकि आप हमेशा ही एक ऐसे परिवार में रही हैं जहां शिक्षा का स्तर थोड़ा बेहतर रहा है, बहुत अच्छा रहा है, और आपने अपनी आंखों से बहुत सारी चीजों को पहले ही होता हुआ देखा है, इसलिए आपको अनुभव रहा है कि हमें किस तरीके से रहना है, कहाँ अपना समय इन्वेस्ट करना है, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है, और आप उसके बाद एक मुकाम पर आती गई। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे समय आए होंगे, स्ट्रगल समय आए होंगे, जब आपको लगा होगा कि आप थोड़ा सा अलग या महसूस कर रही हैं, थोड़ा सा नीचे का स्तर। तो आपको उम्मीद देने के लिए आपके परिवार का या आपसे जुड़ा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको किसी न किसी क्षण काम आया, जिससे कि आपने विभिन्न विषयों पर अपने वजूद को कायम कर पाए, अपने स्ट्रगल को फॉलो कर पाए, और फिर आज ऐसे अच्छे पद पे पहुंच पाई हैं, कृपया उसके बारे में हमें बताना चाहें तो बताएं। शुरू से तो मेरे माता पिता ही मुझे हमेशा इनकरेज करते रहे, लेकिन एक स्टेज आई जब वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, और उस समय मैंने बहुत होपलेस फील किया था। लेकिन मैं बहुत कहूंगी आभारी हूँ, अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं जी ब्रिगेडियर राणा, ही जी जी। वो मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी हैं, वो एक तरह से मैं कहूंगी कि उन्होंने सबसे ज्यादा निखारी हैं। तो अगर आज मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ या अलग अलग विषयों पे बात कर रही हूँ, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा उन्हीं को कहूंगी। बहुत अच्छा, मैं उनके बारे में जानना चाह रहा था, मैं अभी आगे ही आता, फिर भी आपने हमें बताया उनके बारे में। ब्रिगेडियर हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और हम लोगों के जीवन में अगर सुख शांति अगर कहीं ना कहीं है, तो आज दीपावली के दिन हम सभी सेना के लोगों को परिवार के मुखिया के रूप में अपना प्रणाम भेजते हैं। और डर के अंदर जीत है, डर के आगे जीत है, डर के अंदर जीत है, डर को करेज में बदल लेना, ये एक एक ऐसी चीज है जिस पर आपने काम किया है। आपने बहुत अच्छी टॉक प्रोवाइड की, अपनी इनसिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना, निश्चित खोजना कि मैं किस जगह कमजोर हूं, मुझे उस पर काम करना है, एक संभावित भय पर जाकर अपने अपने पोटेंशियल को लॉस नहीं करना है। हमने भी अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ा, 240 दिनों में कोशिश की कि लोग अपने ऊपर काम करें, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलें और थोड़ा इम्प्रूव करें। लोग कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। मुझे मुझे ये जानना होगा कि ऐसा क्या करें जिससे वे लोग अपनी शुरुआत प्राप्त कर सकें। लोग फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं, इनसिक्योर होते हैं, चीजों को सोचते हैं कि ये अच्छा है, लेकिन उसको करते नहीं है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग के ही उदाहरण को लें, बहुत सारे लोग हम लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि हम भी ऐसा बोल सकते हैं या बोलें, लेकिन फिर भी वो अपनी शुरुआत ही नहीं करते। कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती होगी अपने 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 कंटेंट के प्रति, अपने वैल्यूज के प्रति, कि हम उसको दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, वो अपनी शुरुआत ही नहीं करते। इसको कैसे ठीक करें, कैसे इसको सही करें, इस पे प्रकाश डालें। ये जो आपने डर के अंदर ही जीत है की बात की, तो उसी टॉक शो में मैंने ये बात शेयर की है कि मेरा अपना सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग था।
मुझे स्टेज पे जाने के नाम से बुखार आ जाता था कि और उसका रीजन ये होता है कि हमें डर ये लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में कि ये देखो ये बोलना भूल गई, इसे अच्छा बोलना नहीं आया। वो चीज को एक्सेप्ट कर लो कि हर एक को डर लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन बात आ गई है फिर से वही होप और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। हैव दैट होप एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, साथ आप जब चलोगे, शुरू में मुश्किलें आती हैं, पर वही बात है कि आप शुरू की 1-2 फेलियर्स के बाद अगर दोबारा आपसे नहीं ट्राई किया, वो आपकी हार होगी। ये जी ठीक है, लोगों को हँस लेने दो, कुछ समय उनके साथ हँस लो, उसके बाद वो आपको एप्रिशिएट करना शुरू नहीं देते हैं। और हम जो हेजिटेट शुरू में करते हैं वो इसीलिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जैसा है वैसा ही ठीक रहने दो, दिल चाहता है बहुत सी चीजें करने का, लेकिन वही बात है कि हमने जो एक कंफर्ट एरिया लाइफ में बना लिया है, हम उससे बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन इस पे कहूँ कि साहिल के सुकून से किसी इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। अब जो कश्तियां हैं वो समंदर में जाने के लिए बनाते हैं, सबसे ज्यादा साहिल पर है, लेकिन अगर वो सारी उम्र किनारे पर ही रही तो फिर उनके वजूद का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। तो टेक दैट बिल्कुल चांस, बिल्कुल बिल्कुल, चांस लेना ऑलवेज टेक चाहिए, द चांस। हमें हमें चांस लेना चाहिए, चांस को आइडेंटिफाई भी करना चाहिए। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर काम किया है और हम लोग अकेले नहीं हैं जो इस तरह का एक नया आयाम अपने परिवर्तन कर पा रहे हैं और चल कर पा रहे हैं। आप जिन बिंदुओं पर बात कर रही हैं, ठीक उन्हीं बिंदुओं को हम भी अपनी टॉक्स में, अपने क्लासेस में लोगों को बताते हैं। निश्चित रूप से आपने पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत मेहनत की है, तभी उन खास विषयों पर जो एकदम से जुड़े हुए हैं उनको आप कह पा रही हैं, व्यक्त कर पा रही हैं, लोगों के लिए बता पा रही हैं। रविवार के दिन आपका ये जो आता है शो, इसके लिए आप अभी भी शुरुआत की है, ये अगले लेवल पर जाएगा, बहुत सारे स्थानों पे प्रचारित होगा, आपको स्टेज पर भी बुलाया जाएगा और आप कहीं न कहीं एक लोगों के लिए बहुत बड़ी पर्याय बन के निकलेंगी। आज ये सोशल मीडिया पर किया गया ये जो प्रयास है, यही एक कंटेंट होगा जब आपको बहुत बड़ी-बड़ी स्टेज में आज नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को मन की बात या कोई भी बात व्यक्त करते हैं, पूरी दुनिया सुनती है। शुरुआत ऐसे ही होती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी बातों को रखें और करें। गुस्सा पे आप काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग गुस्सा जाते हैं, अपने इमोशन पर काबू नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशन को खो देते हैं और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उस पर भी आपने बहुत अच्छा टॉक बनाया है। थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ, जिससे लोग, हम चाहेंगे कि वो डिटेल जाके लोग देखें वहाँ, जो यूट्यूब का लिंक है, उस पर जाकर देखें। लेकिन थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ जिससे लोग समझ पाएँ कि इमोशन को नहीं खोना चाहिए, बल्कि इमोशन को हथियार बनाकर उसके ऊपर काम करके और अच्छा वैल्यू एडिशन करना चाहिए। देखिए, गुस्सा एक वही वैसी चीज है कि जो हमें लगता है कि दूसरे को उससे नुकसान होगा, लेकिन होता हमें खुद है। ये वही बात हुई कि जहर हम खुद पी लें और सोचें कि मरे दूसरा, नहीं होता। गुस्सा हमें परेशान करता है सबसे ज्यादा। जी, गुस्सा इसलिए आता है कि हम सिचुएशंस को रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। एकदम से रिएक्ट कर देंगे कि अच्छा ये बात हुई तो बस पे गुस्सा आ गया। वही बात है कि गुस्सा तो अंदर है, आया नहीं है कहीं से, हमारे अंदर है और सिचुएशन के हिसाब से हम उसे एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। और आप अगर वो टॉक देखें तो उसमें वही बात कही है कि गुस्सा एक बड़ी चालाक इमोशन है। वो हम वहीं पे व्यक्त करते हैं जहाँ हम कर सकते हैं, यहाँ कर जहाँ पे सकते नहीं कर सकते वहां पे हम कभी नहीं करेंगे, उसे हैं। जाकर किसी और ऊपर निकालेंगे। हुँ, जिसकी वजह से रिश्ते तो चलो खराब होते ही हैं, लोगों के करियर खराब होते हैं, उनके अंदर वो तनाव और अवसाद वाली जो फीलिंग्स हैं वो कहीं न कहीं गुस्से से जुड़ी हैं। वो गुस्सा आपका चाहे किसी परिस्थिति के अगेंस्ट हो, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट हो, लेकिन उसी गुस्से को अगर आप चैनलाइज़ कर दो, अगर उसे एक पॉजिटिव फोर्स बना लो, तो वो आपको किसी और मुकाम पर ले जाएगी। अपने गुस्से को एक पॉजिटिव चैनल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जी। अब हम लोग मोटिवेशन से हटकर थोड़े व्यक्तिगत विषय पर आते हैं। आपके परिवार में एक साइंटिस्ट भी हैं जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, डॉक्टर जी। ए के एस रावत सर, जो कि ट्राइबल मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काम कर रहे हैं।
मेरा भी एक ऐसा विषय है ट्राइबल मेडिसिन का, जिस पे हम लोग 12 वर्षों से क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू थोड़ा-थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ दूसरे लैब्स के साथ एसोसिएट करके कुछ ड्रग को हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा कार्य है। ट्राइबल्स के बीच में जो बहुत सारी ऐसी संभावनाएँ हैं, जिनको समझ पाना, उनके ऊपर काम कर पाना और उनमें कुछ ऐसी मार्केट डेवलप कर पाना जिससे कि दवाओं के माध्यम से उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके। हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या कभी रुचि आयुर्वेद में रही है? आप आयुर्वेद का प्रयोग करती हैं? आयुर्वेद अभी कल ही आयुर्वेद दिवस था। धन्वंतरि दिवस हमने अपने संस्थान में बड़े जोर शोर से मनाया। आयुर्वेद के मैं बहुत बड़ी बोलूंगी फैन हूँ, क्योंकि ये किस तरह की विद्या है जिसमें कहीं साइड इफेक्ट्स मैंने होते नहीं देखे और बहुत स्वस्थ रखता है शरीर को। और डॉक्टर रावत साहब ने बहुत सारी जड़ी बूटियों के गुण जाने हैं और उनसे ये देखा है कि आपकी त्वचा, आपके बाल, आपका अंदरूनी शरीर बहुत अच्छा रह सकता है यदि आप आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करें। उन्होंने हर्बल लिपस्टिक, हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बहुत से महिलाओं के लिए डेवलप किए हैं। आप आई एम श्योर आप भी उसमें जरूर जुड़े रहे होंगे। और अपने पर्सनली मेरा तो खैर साइंसेज मेरे सब्जेक्ट्स रहे नहीं है, तो मुझे ज्ञान इस बारे में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका एप्रिसिएशन आप प्रयोग करती हैं और उसको आप मैं प्रयोग करती मानती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू। अभी हम लोग ब्रिगेडियर साहब के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं और कहाँ इस समय हैं। उनका इस समय कहाँ पर स्थान है जहाँ पर वो सेवा कर रहे थे? जी, अभी वो असम में पोस्टेड हैं और अब लगभग 1.5 वर्ष से वहीं पर है वो। अभी इस समय फौजी ज्यादा लोग छुट्टियों पे नहीं आ पाते हैं। समय के लिए आए थे 1 साल के बाद और करवा चौथ पर यहीं पर थे। और वही है कि हमारे देश की सरहदें महफूज हैं, तभी हम लोग अपने त्योहार मना पा रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि उनका पूरा योगदान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों के एक्ट एंड आर्ट के कार्यक्रम से हम बच्चों के साथ पूरे परिवार को जोड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को प्रेजेंट करना आसान होता है, हम बड़े लोग नहीं कर पाते, लेकिन छोटे बच्चे कुछ न कुछ करके एक मैसेज क्रिएट करते हैं और सोसाइटी में उनके माध्यम से बहुत सारे लोग फिर उनके चक्कर में कि बच्चों को तैयार कराना है, इसलिए हम भी थोड़ा सा करें और उनका सहयोग करें, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके लिए हमने पिछली वर्कशॉप में 25-30 बच्चों को मोटिवेट किया। आप भी बच्चों के साथ काम कर रही हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। आज आपके जन्मदिन पर बहुत सारे बच्चे आपके आवास पर आकर खुद जुड़े और उनसे आपने जुड़ाव महसूस किया, उनको संभाला, उनको बताया। आपको अपने बच्चों के बारे में बताइए कि कैसा कर रहे हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम यदि बचपन में शुरू किया जाए, जो आपने कहा कि जब हमें स्किल की जरूरत थी तब हमें स्किल नहीं दी गई, क्या हम लोग बचपन से ही थोड़ा थोड़ा बच्चों को तैयार करें बाकी संभावनाओं के लिए, बाकी चीजों के लिए, जिससे कि वो अपने ऊपर अच्छा प्रयास कर सकें? आपकी बात ठीक से सुन नहीं पाई मैं। बच्चों के बारे में बताएं। जी, बच्चों के ऊपर जो आप काम कर रही हैं। अपने बच्चों के बारे में बताओ। बच्चों, हाँ बताइए। अच्छा, एक तो मेरे मुझसे तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा है 9th में और बिटिया है 12th में। और मेरी बेटी एक बहुत टैलेंटेड फोटोग्राफर है और बेटा बास्केटबॉल का प्लेयर है। मैंने उन्हें वही कहा है कि जो जिस चीज में मन लगे, वो जरूरी नहीं कि एकेडमिक्स में ही करियर बने। यदि उन्हें पूरा चॉइस है इस बार, उन्हें जो अच्छा लगेगा उसी फील्ड में जाएंगे। मेरे साथ बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं और आज शाम को भी वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आएंगे। और ये वो बच्चे हैं जो पहले मुझसे खिलौने और खेलने की चीजें मांगते थे। धीरे 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 जब उन्हें उनके माइंड में था कि वो भी वही काम करेंगे जिनके माता पिता करते हैं, जी उन्होंने पूछना शुरू किया कि आपने की सर्विस ज्वाइन, आपने घर में इतना अच्छा है, हमारे घर में भी हो सकता है। तो मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि कोई कुछ भी बन सकता है। और आज ये समय है कि वो लोग मुझसे किताबें मांगते हैं।
मेरे पास आकर मुझसे अलग-अलग पे जानकारी लेते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। चाहे मुझे बहुत एकेडमिक्स में प्रसन्नता या है कि स्पोर्ट्स में, आप जो एक है टीचर इतना अच्छा बनना काम। चाहते हैं और मुझे पता है वो ज़रूर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और मनाली में आप एसडीएम रही हैं। मनाली में थोड़ा दिन पहले हम लोग घूमने गए थे और वहाँ हिडिंबा माता का मंदिर और माल रोड और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ हम लोग मणिकरण पर्वत और वहाँ हम लोग घूमने गए थे। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। कोई 2-3 कारण आप बताइए जिससे कि बनारस के लोगों को मनाली जरूर रुकना चाहिए। मनाली तो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। पर्यटन वहाँ का मेन व्यवसाय है और प्रकृति ने बहुत नवाजा है उस जगह को और ब्यास नदी इतनी खूबसूरत है वहाँ पर और बहुत से वहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म की एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा है। लोग रोहतांग के पास तो जानते ही हैं, उस वहाँ जून के महीने में भी बर्फ देखने का आनंद उठाते हैं और अब अटल टनल के उद्घाटन के बाद तो अब लाहौल स्पीति जाने का रास्ता भी बिल्कुल बहुत छोटा हो गया है और वहाँ पर बहुत से मंदिर हैं, बहुत सी रमणीय स्थल हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज हैं और मनाली के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। आप वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से मिलकर सबसे ज्यादा प्रसन्नता महसूस करेंगे। जी। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि मनाली के लोग बहुत ही सिंपल हैं और वहाँ छोटे छोटे महिलाएं छोटा छोटा स्ट्रॉबेरी का पाउच लेके घूमती हैं और कोशिश करती जी। हैं कि लोग उनसे इंटरेक्ट करें और उनसे लें। वर्तमान में जीना, अब हम लोग आते हैं मोटिवेशनल टॉक जो आपने बनाया है उस पर। वर्तमान में जीना और उसे जीवन का सौभाग्य समझना, गिफ्ट मानना एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ जीवन शैली है। लोग वर्तमान को उस तरह से नहीं लेते जितना गंभीरता से वे पास्ट को लेते हैं और फ्यूचर को लेते हैं। वर्तमान में आप हमारे इस कार्यक्रम में कुछ कहना चाहें भविष्य से इससे जुड़कर इसको प्रेरणा स्रोत बने, हम लोगों की अपेक्षा रहेगी। आपके जन्म दिवस पर आपका समय बहुत कीमती है, आज आपका जन्म दिवस है, आपका और अधिक समय नहीं लेंगे। कोई एक छोटा सा गीत या कोई पोयम जो आप सुनाना चाहें उसको सुनाकर इस कार्यक्रम का हम लोग आज के लिए विदा लें। आपने गीत और कविता दोनों की बात की, तो गीत तो जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं फिर से थोड़ा गुनगुनाऊंगी तो नहीं, बोल दूंगी कि आने वाले जाने वाला हो सके तो इस जिंदगी पर ये पूरे गीत है और अगर इसे हम समझें तो जिंदगी का सार इसी में है। जी जी। और कविता हरिवंश राय बच्चन जी की, जो बीत गई सो बात गई। माना वो आंखों का तारा था, दुनिया में सबसे प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर को देख, मेरे को पूरी कविता अभी ठीक से याद नहीं, लेकिन वो है कि अंबर को देखो, अंबर कितने के उसके तारों तारे को टूटे, देखो, कितने उसके कब तारे इसके छूटे। तारे एक टूटे तारे के हैं। टूटने पर कब अंबर शोक मचाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इस तारे कविता टूटे, को कितने इसके प्यारे छूटे। एक तारे के खो जाने पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जो चला गया उसे भूल जाओ, आगे का देखो, अभी का देखो। जी। बहुत अच्छा है। इस कविता को मैं भी अपने लिए प्रेरणा स्रोत बनाता हूँ और कई बार मैंने इस कविता को गुनगुनाया है अपने जीवन में बहुत सारे निर्णयों को लेने से पहले कि कब हमें आगे बढ़ना है और छोड़ देना है, और दूसरों के लिए भी मैंने इसे सुनाया है। ये बहुत ही अच्छी कविता है। एक और कविता है बुद्धनाथ मिश्र की, एक बार जाल और फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। आप इसे जरूर पढ़िएगा एक बार मेरे कहने से। जी बहुत ही जरूर। अच्छी कविता है। एक बार जाल और फेंक रहे मछेरे का मतलब ही है कि एक और बार प्रयास, एक और उम्मीद। मुझे चांस लो, विश्वास एक है और कि जिस चांस लो। जी। एक और चांस। थैंक यू मैम, थैंक जी यू। जी। हमें बहुत खुशी थैंक है यू, कि आप हमारे थैंक यू सो कार्यक्रम में आई। मच। बाद में हम लोग फिर आपको मिलेंगे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर आपका सारी परिवार शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, सब थैंक यू, लोग खुश रहें। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू।